ना, दो बहुत ख़ास लोग इस पैनल में से मिसिंग हैं, जिसको कि आप में से कई लोग जानते हैं। एक जंगेला जी जो हैं, जो कोको रैयत बेकरी में काम करते हैं, और दूसरा जमीला दीदी। इस बार वो दोनों नहीं आ पाए किसी रीज़न से, लेकिन वो भी और दिनेश जी भी रिलायंस से, और रूथ मैम, मैं, विजय, हम तीनों जो हैं, हम सब जो है, जैसे कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी बता ही दिया कि अनीता जी और ओलिवर जी जब आए थे तो उन्होंने हमें तमिलनाडु में इनवाइट किया। तो हम नीलगिरीज गए। ये हमारा एक छोटा सा ग्रुप था जिन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जर्नी जो है उसको लिया, क्योंकि सब लोग पहले हम कहाँ, बिछिया और हर जगह से, बहियर से रायपुर पहुँचे, फिर रायपुर से हम दिल्ली पहुँचे, फिर दिल्ली से हम कोयम्बतूर गए, कोयम्बतूर से हम ऊपर कोटागिरी नीलगिरीज गए, वहाँ से हम उतरे, हम पूरा तमिलनाडु क्रॉस करके नमक्कल गए, नमक्कल से ऊपर हम कोली हिल्स गए, फिर हम वापस नमक्कल आए। उसके बाद हमने फिर वापस अपनी जर्नी कहाँ, त्रिची, फिर रायपुर और फिर दिल्ली। बहुत लंबा सफ़र था। 6 दिन में हमने 4 फ्लाइट ली, है ना। 4 हम हवाई जहाज़ में बैठे, हम बस में बैठे, हम गाड़ी में बैठे, हमने हर तरीके, और चले भी हम, क्योंकि एक पॉइंट पे हमारा जो है रास्ते में एक बहुत बड़ा ट्रक ख़राब हो गया, तो हमारी गाड़ियाँ नहीं जा पा रही थी, तो हमने पहाड़ पे चल भी लिया। मतलब इस ट्रिप पे हमने हर तरीके का ट्रांसपोर्ट लिया है, चलने से लेके उड़ने तक। आप सबकी टेबल्स पे ना एक एक्सपोजर विजिट रिपोर्ट होगी। ये रिपोर्ट हमने पहली बार लॉन्च करी है, तो ये अभी ऑनलाइन या कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ अभी आज के क्लोज्ड ग्रुप के लिए ही है। अगर आप देखोगे तो इसमें हमारी सारी एक्चुअल सेशन की डिटेल्स रहेंगी। हम कहाँ गए, हम किन से मिले, हमने क्या सीखा, किसने क्या बात करी, हम किस डिसीजन पे पहुँचे, तो रिपोर्ट में आपको वो सब डिटेल्स मिल जाएंगी, तो वो हम रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सब लोग हैं, तो हमने ये सोचा कि हम कुछ सवाल पूछेंगे अपनी दीदी और चंद्रकांत जी से कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मैं और विजय जो हैं एक आध कुछ उनसे सवाल पूछेंगे, और आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान इधर रखिएगा। चाहे तो आप रिपोर्ट में साथ साथ हमारी बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें देख सकते हैं, जो कि सारी विजय ने ली थी। और ये रिपोर्ट जो है वो प्राची ने डिज़ाइन करी है, वो सामने बैठी हैं। हम शुरू करें फिर। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो ज्योति दीदी को है, और ज्योति दीदी आप चाहो तो फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। तो मेरा सवाल ये है कि तमिलनाडु जो एक्सपोजर विज़िट है उसमें हमने देखा कि वहाँ की इरुला जो कम्युनिटी है, वहाँ की समुदाय की महिलाओं का वहाँ पे काम को स्थापित करने में काफ़ी अहम रोल जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट उनका रोल रहा। तो आपको क्या लगता है कि हम कैसे यहाँ कान्हा में महिलाओं की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम क्या काम कर सकते हैं कि उनकी क्षमताओं को कैसे, उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो ये सवाल मैं ज्योति दीदी को इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो यहाँ पे एक महिला समूह की लीडर हैं। तो वो जो हमारी दीदी लोगों की नब्ज़ समझती हैं, जो मेन प्रॉब्लम समझती हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हमने ये देखा कि नीलगिरीज़ में बहुत जो हैं लेडीज़ का, विमेन का, दीदी लोग जो भी कहना चाहो, उनका बहुत बहुत महत्व रोल है। तो हम यहाँ अगर ये लैंडस्केप लेबल जो है, इसको अगर हम यहाँ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो हम अपनी औरतों को कैसे, उनकी चैलेंजेस को दिमाग में रखते हुए कैसे उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं, ये मेरा सवाल है ज्योति दीदी को। दीदी ये भी। फिर से सभी को नमस्ते। मैं ज्योति मोंगरे और मवई खारवाड़ प्रदूषण कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और मैं अभी अपने गांव में, अपने क्षेत्र में महिला समूह के साथ मिलकर काम कर रही हूँ, जो कि अभी मेरे को एक्सपोजर के दौरान वहाँ तमिलनाडु चेन्नई में देखने को मिला। वो भी पौधों कुटकी के ऊपर भी काम करते हैं। उधर क्या होता है, चाय की खेती होती है, चाय तोड़कर भी वो अपने जीवन यापन गुजार रहे हैं। और कॉफ़ी है, कॉफ़ी को भी मतलब वहीं पे उनकी यूनिट लगी है कहीं आजू बाजू उनके गांव में, तो वहाँ भी उन्होंने कॉफ़ी का रोस्ट करके कॉफ़ी बेच रहे हैं, नीलगिरी का तेल बेच रहे हैं। ऐसे मतलब कई सारी चीज़ जो वहाँ उपलब्ध हैं, उनसे वो बहुत अच्छा से अपने आर्थिक स्थिति में
में बदलाव ला चुके हैं। तो मैं भी वहाँ से जैसे देख के आई, अपने समुदाय के लोगों को बताए, समूह की दीदियों को कि दीदी वहाँ के लोग अपने जैसे ही दीदियाँ हैं और देखो कितना अच्छा वहाँ पे ये काम कर रहे हैं। वहाँ कई कोदो कुटकी से मिलकर मतलब बहुत सारे खाद्य पदार्थ हमने जो अभी खाया वहाँ पुष्पनगर में, तो ऐसे सारे चीज़ें वहाँ पे बनती है। क्यों ना हम भी यहाँ पे उन चीज़ों को मतलब बना के अपन खुद के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और अपने आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने के लिए अपने रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ मैंने महिलाओं को बताई। तो दीदियाँ का सोच ये है कि अपन तो दीदियाँ इसको मतलब उगा तो रहे हैं, इसका मतलब जो कि प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं है, अपन घर से ही अपने मतलब गांव में होता है वो जाता। और अभी कोको यूनिट में लगा हुआ है कोदो का, तो वहाँ कुछ लोग वहाँ से मतलब कुटा के ले जाके अपने जीवन में मतलब वो कर रहे हैं, खा रहे हैं उसको। तो जैसे अगर हम उसका कुछ खाद्य पदार्थ बनाना चाहें, जैसे बिस्किट भी है, बिस्किट का तो मैंने प्रशिक्षण ली हूँ, बट ये समस्या मेरे साथ की उसके साथ प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, इसलिए मैं उसको मतलब अच्छा से नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे साथ ये समस्या है, दीदियों के साथ भी ये समस्या है। अभी हमारे साथ नाबार्ड संस्था काम कर रही थी, जो कि महिलाओं के LDP के माध्यम से एक प्रोसेसिंग यूनिट दी तो है वहाँ पे, बट वहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है और थोड़ा सा वो मशीन गड़बड़ है, इसलिए उसमें प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, वो अभी बंद ही है। दीदियाँ चाह रही हैं कि अगर हमारे पास एक प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए उसकी कुटाई दराई के लिए, तो हम बहुत अच्छा से उसमें अपना रोजगार स्थापित कर लेंगे। और गांव में जैसा महिलाएं वहाँ पे बकरी पालन है, मुर्गी पालन, अभी रिलायंस फाउंडेशन भी हमें मतलब सहयोग दे रही है बकरी पालन के लिए भी, मुर्गी पालन के लिए भी। तो उसमें मतलब दीदी उत्सुक हैं कि हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने जीवन के लिए करके एकजुट तो हो रहे हैं, बट ये है कि अपन जो कोदो कुटकी का सबसे मेन वहाँ पे वो है, कोदो कुटकी से हम जैसे सरकार का कहना है कि कोदो कुटकी को अपने जीवन में उपयोग करो। बहुत ही अच्छा जवाब दिया दीदी आपने, और काफ़ी कुछ सोच करके भी दिमाग में शायद प्लानिंग बना करके आप बात कर रही हैं, ऐसा समझ में आया। मेरा अगला सवाल चंद्रकांत जी से है कि जैसा हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि कोतागिरी में भी कीस्टोन फाउंडेशन है, नमक्कल में MSSRF है, और वो काफ़ी लंबे समय 30 सालों से वो काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो एक होता है कि शुरुआत कर देना और फिर छोड़ देना या फिर उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाना, लेकिन एक होता है कि लंबे समय तक वो काम बना रहे, वो काम जारी रहे, उसके लिए क्या प्रयास किए जाएं। तो वहाँ पर जो भी हमने देखा उससे क्या हमको समझ में आता है कि लंबे समय तक काम को चलाए रखने के लिए वो कौन से मुख्य बिंदु होने चाहिए जो कि वहाँ पर कीस्टोन फाउंडेशन के पास में थे, वो कौन से सीक्रेट सोर्स हम बोल सकते हैं कि वो होने चाहिए जो वहाँ पर MSSRF कीस्टोन फाउंडेशन के पास में थे और यहाँ हमारे पास में भी होने चाहिए। तो हमारे लिए तो बड़ा सौभाग्य है, मैं NCCI पूरी अपनी टीम को, क्योंकि NCCI हमारा अपना है, तो उसको मैं धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपोजर था। कई एक्सपोजर में वो मेरे लिए यूनिक और एकदम नया और अद्भुत एक्सपोजर था, तो खुद के लिए, पर्सनल लेवल के लिए। तो जब हम नीलगिरी जब गए कीस्टोन फाउंडेशन में, जब हमने आदिमलाई का जब उनका पूरा देखा, समझा, सीखा, और लास्ट फॉरेस्ट को भी देखा, समझा, हम गांव भी गए और गांव के जो संगठन के दीदी लोग थे उनसे भी बात किया, यूनिट भी देखे। जिस संस्था का समुदाय पे बहुत गहरा काम है वो एक बहुत मायने रखता है। मतलब अगर आप बहुत आसानी से अगर इसको बोलेंगे कि भाई यूनिट लगा देंगे और फंड फ्लो कर देंगे और ये खड़ा हो जाएगा कोई सिस्टम, क्योंकि ये फ़र्क है, मतलब ये फ़र्क ऐसा है कि ये सिर्फ व्यापार नहीं है, उद्योग नहीं है, ये समझने की बात है, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस है।
बहुत अच्छा। तो ये समझने की ज़रूरत थी, वो हमको MSS आरत में और किस्टोन में बहुत क्लियर कट दिखा। मतलब उनका हर अप्रोच, उनका हर तरीका इतना कम्युनिटी ओरिएंटेड था और कम्युनिटी ओनरशिप ओरिएंटेड था। मतलब हम क्या होता है, दो अप्रोच होता है, एक होता है कम्युनिटी अप्रोच एंड कम्युनिटी ओनरशिप अप्रोच। तो वो बहुत स्पष्टता से देखा कि वहाँ गांव के मतलब 2-3 ही परिवार जुड़े थे, लेकिन वो परिवार ऐसे थे जैसे उन्होंने किस्टोन का ओनरशिप ले लिया है। जब हम उस गांव में गए, बोले कि दीदी पूरे गांव के लोग आते हैं तो स्वाभाविक रूप से है कि सब लोग आपके साथ नहीं आएंगे, लेकिन जो आपके साथ आ रहे हैं वो कितना ताकत के साथ आपके साथ आ रहे हैं और कितना ओनरशिप से आपके साथ आ रहे हैं। तो वो देखा। तो एक तो चीज़ है कि वो संस्थाएं इसको आगे टिका पाएंगे या टिक पाएगा लंबे समय तक, जिनकी समुदाय के साथ गहरी काम है। बिल्कुल। और ईमानदारी के साथ काम है ना, मतलब दिखावे का काम नहीं है। मतलब हम, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन का राउंड टेबल होता है, हम अपने आप को भी क्रिटिक करते हैं, अपनी आलोचना खुद करके सुधारते हैं। तो ये एकदम स्पष्ट है कि जितना गहरा समुदाय के साथ संस्था का जुड़ाव होगा, काम होगा, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत अच्छा जवाब। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण हमको सीखने को मिला वो था कोविड के दौरान जो लर्निंग आदि मलाई के जो उन्होंने अनुभव कहा कि सब काम बंद था। मतलब आपका व्यक्तिगत निजी आपका मजदूरी बंद था, आपका जो रोज़गार था वो बंद था, चाहे सरकारी काम हो निजी काम हो, सब बंद था। उस दौरान में यूनिट को चलाए रखना, मतलब और केवल यूनिट को नहीं चलाना, यूनिट से जुड़े हुए परिवारों को चलाना। मतलब भाई यूनिट को चलाएंगे लेकिन उसका परिवार को कैसे आप करेंगे। उस दौरान जो एक संस्था, एक मदर NGO कहें या सपोर्टर कहें या उसका बैकबोन कहें, वो किस्टोन वहाँ पे खड़ा हुआ और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था दी, एक ऐसी उनका लिए सिस्टम बनाया ताकि वो उनका काम जारी हो सके। तो ये बहुत गहरा पहलू है कि जब हम क्राइसिस पे हैं, जब हम विपत्ति पर हैं, हमें आपदा है, उस दौरान हमारी क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमें नीचे नहीं गिरने देगा, हमें संभाल लेगा। तो वो हम कैसे इसको देखते हैं, बना के रख सकते हैं, वो क्या हो सकता है, तरीका क्या हो सकता है। हर जगह हर संस्था का अपना अलग तरीका हो सकता है, हर समुदाय का अपना तरीका हो सकता है। तो दूसरी मतलब मुझे जो सीख मिली, ये बहुत यूनिक चीज़ थी जो थी। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो था धैर्य। मतलब आप देखिए कि MSRF का हमने देखा कि इतनी बड़ी संस्था, मतलब भारत रत्न की संस्था, मतलब इतना बड़ी चीज़, लेकिन उनका अप्रोच आप देखेंगे समुदाय की ताकत के साथ खड़ा किया है वो। जी। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं है, मतलब ऊपर टॉप से बॉटम नहीं आया, बॉटम टू टॉप उन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया बिल्कुल, ताकि वो नीचे नहीं जा सकता। मतलब उसमें इतने लोगों का मतलब भागीदारी था कि उसको धीरे धीरे उन्होंने खड़ा किया। मतलब जो चीज़ हो सकता है उसी चीज़ को, मतलब इसको बहुत गहराई से एनालिसिस करना पड़ेगा कि कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई ब्रांडिंग का विज्ञापन नहीं था, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था। मतलब वो पूरी तरीके से संस्था और समुदाय की पूरी तरीका, रणनीति, उनका काम करने का जो कौशल है, उनकी विश्वसनीयता, उनका सारी चीज़ों को मैपिंग करना, छोटे छोटे दुकानों का मैपिंग करना, कौन सा सामान जाएगा नहीं जाएगा, कौन रिटेलर को ले जाएगा, किस तरीके का, मतलब ये मतलब बहुत सारी चीज़ें जो थी वो छुपे हुए मतलब चीज़ें, वो किसी कागज़ की रिपोर्ट में आपको नहीं मिलेगा, उनसे भी पूछेंगे तो नहीं मिलेगा। जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, तब तक वो बात आपको निकल के नहीं आएगा। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हमको वहाँ सीखने को मिला। और अंतिम में ज़रूर बोल रहा हूँ, लेकिन ये पहली बात है, पहली है, ये प्राथमिकता की बात है जो मैं आखिरी में कह रहा हूँ। भले महिलाओं का योगदान, बिना महिलाओं के योगदान के तो कोई भी व्यवस्था सस्टेनेबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो हमने वहाँ सीखा है। उसकी भागीदारी हर जगह, उत्पादन से लेकर संकलन से लेकर के प्रसंस्करण से लेकर के यहाँ तक कि जब हम कोली हिल में दुकान में भी गए, बस स्टैंड में जो बाज़ार में दुकान था, तो वहाँ भी वो दीदी अकेले जो पूरा संभाली थी। और क्योंकि वो ग्राहक को जो डील करने का उनका स्किल होता है ना, वो अद्भुत होता है, मतलब अपने उत्पादन को बताने का। तो महिलाओं की जो भागीदारी हमने जो सीखा, तो ये बहुत अंदरूनी चीज़ थी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। उसको दरकिनार करते हुए मुझे नहीं लगता
कि जो है हम इतने लंबे समय तक टिक सकते हैं। और वो सब मेहनत जो था वो 30 सालों की मेहनत थी, तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और उसकी जड़ें जितनी ऊपर दिख रही हैं, जितने खूबसूरत, उतने गहरे वो जुड़े हुए हैं, वो बहुत है। और हर स्तर पे काम उन्होंने किया है, मतलब हर एक पे रिसर्च। जैसे आदिम लाइक उन्होंने बोला कि जो बड़े बड़े एकेडमिक सेक्टर के जो स्टूडेंट थे उनको बुलाया और बाज़ार का उन्होंने एनालिसिस, मार्केटिंग मतलब ये आप केवल एक मान लीजिए कोई संस्था है या कोई ग्रुप है जो बहुत अच्छे से उत्पादन कर रहा है या प्रोसेसिंग कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये खड़ा हो जाएगा, संभव नहीं है। हर तरह के साथी की ज़रूरत है, कुछ रिसर्चर की ज़रूरत है, कुछ मार्केट एनालिसिस करने की ज़रूरत थी। एम सर आपने एक ओएसिस दिन अपॉइंट किया था, मार्केट एग्जीक्यूटिव का जो था, बिजनेस वाला तो था। तो हर तरह के लोगों का आपका जुड़ाव हो, या तो वो आपके साथ डायरेक्ट एंगेज हो या पार्ट टाइम एंगेज हो या आपके किसी तरह से हो, लेकिन उस तरह का लोग होना बहुत ज़रूरी है जो समय समय पर बाज़ार का आपको हो सके। और उन्होंने परिवर्तन किया, रिजिट नहीं किया। हर जगह आप देखेंगे मतलब उन्होंने सुधार किया, मतलब कभी होता है ना कि नहीं हम इससे अलग नहीं करेंगे, आपको खाना है तो खाओ, नहीं बनाएंगे। उन्होंने पैकेजिंग का डिज़ाइन बदला, तरीका बदला, मात्रा बदला, उसका सब स्वरूप को बदला एज अ मार्केट के हिसाब से। और हमने तो वहाँ नामक्कल में देखा कि इतने बड़े शॉप में बहुत सारे वहाँ पे प्रोडक्ट थे और ग्राहक ही जो है छांट के, मतलब चयन करके कोली हिल का माल खरीदा। बिल्कुल, मतलब इतना मतलब लोकप्रियता है उसका। और ऐसा नहीं है कि होर्डिंग लगा दिए हैं या टीवी में विज्ञापन चल रहा है, रेडियो में विज्ञापन चल रहा है, या फिल्म इंडस्ट्रीज़ के हमारे बहुत जो फेमस लोग हैं उन लोग विज्ञापन कर रहे हैं तो रहा है। वो पूरी तरीके उन्होंने पूरा एथिक जो था वो बहुत अच्छे से किया था। तो मैं मोटा तौर पे इतना सीख पाया है। और सीखने के लिए तो ऐसा है कि मुझे लगता है, मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमको तो बार बार जाना चाहिए वहाँ, है ना, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रसम खाना चाहते हैं वहाँ बिल्कुल जाके। रसम तो इसलिए। और सबको जाना चाहिए, मतलब जो लोग मिलेट पे काम कर रहे हैं उनको तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी न किसी तरीके से आदि मलाई हो या कोली हिल है, ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत अच्छा अप्रोच है। तो मुझे जो समझ में आया मैंने साझा किया। अगर इससे संबंधित कोई और बात हो तो हम लोग कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा। तो बहुत ही बढ़िया आंसर था आपका, और आगे की राह दिखाता हुआ एक जो आपका जवाब था वो था। अब थोड़ा सा हम लोग तकनीकी की ओर अगर बढ़ें तो थोड़ा तकनीकी से संबंधित सवाल बिरजो दीदी से मैं पूछना चाहूँगा कि वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था दीदी कि वहाँ पे उनके पास में जो मशीनें हैं, उनकी जो तकनीकी हैं, वो हम लोगों ने बारीकियों से देखा। यहाँ पर भी हमारे पास में जो जहाँ पे आप काम करते हैं गांव में FPOs के साथ काम करते हैं, तो हमारे पास में जो तकनीकी यहाँ पर उपलब्ध है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, वो क्या तकनीकी है जो हमारे पास होनी चाहिए इस काम को आगे बढ़ाने के लिए? तो ये मेरा सवाल है दीदी। उसमें क्या है, उनके यहाँ हार्वेस्टिंग हाथ से ही हुआ है क्या? हाँ, हाथ से हुई है। बोनी भी हुई है तो हाथे के माध्यम से हुआ है। क्या है कि जगह बिल्कुल ऐसे है ताकि वाहन भी रहेगा तो गिर जाएगी, ऐसे ढाल है बिल्कुल। वहाँ चढ़ने के लिए, खड़े होने के लिए दीदियों को दिक्कत थी। और जिसमें जो क्या है वो कंगनी वाले खेत है, वही मात्र बराबर मिला है हमको, अन्यथा बिल्कुल ऐसे ढाल जमीन है। तो ढाल जमीन में हम स्वयं अपने आप सभी को प्रश्न करते हैं कि वाकई में ये ऐसे पत्थर पहाड़ों में खेती करते हैं, हम तो बराबरी में खेती कर रहे हैं, इसके बाद भी। तो उसको मेरे को लगती है कि रिसर्च के लिए उस खेती को करवाएं। कहा कि सिंचाई के लिए कुछ थी टैंक के माध्यम से वो बोल रहे थे कि 500 लीटर पानी, 5000 लीटर पानी आती है, इसको नोजल के माध्यम से हम सिंचाई करते हैं। तो फिर हम बोले हमारे यहाँ, तो कहा कि बारिश के समय में बोते हैं उसको, बारिश के समय में निकल के आती तो अपन उसको कोई सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो हमने उसकी बाली लेके आए हैं। हाँ, मैंने वहाँ से 3 चीज़ लेके आई थी। मेरे पास में कटहल के पेड़ संभले हैं और दूसरा कॉफ़ी के। तो कॉफ़ी के पेड़ मैंने 12 बीज लेके आई थी। मेरे पास 12 जिंदा हैं, बल्कि मेरे साथ में विजय मेरे घर में जाके देखे मैंने, विजय इसको मैंने लेके आई, आपने क्या रखे हो?
तो दीदी मैं तो डाल दिया हूँ बोले। मैंने कहा डाल दिए आप तो मेरे को इतना आपको सभी को धन्यवाद देती हूँ कि वाकई में आज मैं एनसीसी ग्रुप में ना जुड़ती तो मैं दुनिया को नहीं देख पाती। तो आप सभी उसमें कोशिश करिए कि जो चंद्रकांत जी का था ना, बहुत सारी मशीनें बंद हैं। बंद का कारण ये है कि अभी वॉल्यूम नहीं है। मतलब लोगों ने मतलब वो प्रोडक्शन ना देखते हुए मशीनरी जो लगाई है, और हमने वो चीज़ें चैलेंज फेस किया था। वो 3 साल से हम देख रहे हैं। तो मशीन तब चलेगी जब वो मटेरियल फिर मटेरियल के बाद क्वालिटी मटेरियल होगा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे जो हाइट वाली बात है, तो हमने कुछ वेराइटियों पे रिसर्च करी है, जो हिंदी साइड ने सपोर्ट किया है कि जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल जो वर्ड है ना, तो ट्रेडिशनल वर्ड से आप कॉमर्शियल में नहीं जा पाएंगे अपने लैंडस्केप का अगर हम देखें, क्योंकि ट्रेडिशनल तो कुछ छोटी वेराइटियाँ हैं, तरीके जो खेती करने के हैं वो पुराने हैं। तो उसमें कुछ सेलेक्टिव वेराइटियाँ हैं, जो रिलीज वेराइटियाँ थी, बट उनका सीट नहीं है। पूरे एमपी के जितने भी, चाहे डिलोरी का रिसर्च सेंटर देखें या जेएनकेवी यूनिवर्सिटी जबलपुर देखें, अगर उनसे 5 क्विंटल सीट भी मांग लें तो अवेलेबल नहीं होता। हमारे यहाँ कंसर्न यही है कि जो सबसे एंड में रिलीज वेराइटी है उसी का ही सीड होता है, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छी वेराइटियाँ थी जो हाईटेक थी, जो शायद इशू नहीं आता। तो उन वेराइटियों को दोबारा से रिसर्च करने का पता चला कि वो अच्छी प्रोडक्टिव वेराइटियाँ हैं, उनके सीट को मल्टीप्लिकेशन पे गए हैं। यहाँ तक कि वे जो बता रहे हैं कि रबी में भी वो सीट प्रोडक्शन करता है, तो स्वाभाविक है रबी में जाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो JK4 या फ्लेका जैसी या BL6, ये ऐसी वेराइटियाँ हैं जो इससे कुछ बचा जा सकता है। मतलब थोड़ी हाइट है तो किसान इजीली थोड़ा काट सकता है, या कुछ और इसमें इनोवेशन हो जाए हार्वेस्टिंग मशीनरी, तो ये पॉसिबल है। तो वो जो फार्म मशीनरी वाले पार्ट में कुछ मतलब जो रिसर्च वाला पार्ट है वो ऐड ऑन कर रहे हैं, जिससे कि इस चीज़ को मिनिमाइज किया जा सके। थैंक यू मैम। हार्वेस्टिंग के लिए अगर ट्रैक्टर नहीं जा पाती, अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो छोटा वाला ऐसा कैंची की तरह कुछ ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसमें क्या है कि बराबर जिसमें ना बराबर जगह है तो चलेगा, पत्थर वाले में नहीं चल पाएगी। पथरीला जमीन है ना, पथरीला जमीन में नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ शेयर्स करना चाहिए। तो वो कह रही नहीं चलेगा, क्यों? इसीलिए क्योंकि हाँ, पथरीला है। पथरीला जमीन है ना, उसको चलाने में भी नहीं, दिक्कत, पर वो कह रहे हैं कि हाथ में कैंची बड़ा जैसा वाला। है। उसमें भी दिक्कत जाती है सर। छोटा पेड़ है ना तो टच होती है वो पौधा, अरे इतनी बड़ी रहेगी तो वो बराबर कट जाएगी, और अब पौधा छोटी मात्र हाइट इतनी है तो वो कहाँ चलेगी फिर, तो उससे तो पत्थर। एक तो है कि हम सुविधाओं के अनुसार में कुछ अध्ययन करके कुछ सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं, मतलब हम काटना चाहते हैं आसानी से, इसलिए हम चाहते हैं कि उसका हाइट बढ़ जाए। दूसरा पहलू ये है, मैं मतलब चर्चा में लाना चाहता हूँ कि बीज का भी अपना एक विज्ञान है। मतलब बीज अगर छोटा उत्पादन होता है उसका भी एक साइंस है। अगर वो कुछ हाइट होता है, जैसे हम आज बात ही कर रहे थे, कल ही हम बात कर रहे थे कि कोदो के, जब हम कम्युनिटी से बात कर रहे थे तो लगभग 11 प्रकार हैं कोदो के, प्रजाति हैं उनके, उन लोग चर्चा में कर रहे हैं, लेकिन सीड अभी 2-3 ही प्रजाति के उसके पास में है। तो वो बताते हैं कि एक तो है कि पानी के आधार पे बीज का चयन अलग है, कि अगर पानी कम होगा, ज़्यादा होगा, पानी नहीं होगा तो कौन सा सीड्स करेंगे, सीड का कैरेक्टर की जो बात। दूसरा था हाइट का कैरेक्टर है उसके पास, कि यदि मैं इस सीजन में करूँगा तो मुझे इतना हाइट चाहिए, अगर मैं इस सीजन में टाइम फ्रेम में करूँगा तो इतना हाइट चाहिए, और मैं अगर जानवर से बचाना है तो मुझे इतना हाइट चाहिए, अगर मुझे इस तरह पशु पक्षी से पक्षियों से बचाना है तो मुझे इतना हाइट चाहिए, क्योंकि पक्षी जो है थोड़ा ज़्यादा ऊपर के हाइट को खाता है, नीचे हाइट को कम खाता है। तो वो भी एक मतलब इकोसिस्टम का एक सिद्धांत है। तीसरा जो चीज़ें हैं वो है कि उसका बहुत सारा और गुण है जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पे है, हमारे हेल्थ वैल्यूज़ पर है। तो ये भी हमें सोचना होगा कि अगर हम कॉमर्शियली अगर हम पौधों का हम सुविधा से प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, जो हमने धान में भी वही किया, धान में इतने आ गए, आज देसी धान आज ख़त्म हो गए हैं, खत्म हो गए। तो हमें ये भी पहलू को थोड़ा समझ के चलना होगा कि हमारा विज्ञान, हमारा रिसर्च और सुविधाएं भी बढ़ें और चीज़ें बढ़ें, लेकिन कुछ चीज़ें ख़त्म ही ना हो जाएं।
मतलब वो भी कैसे हम उसको उसकी गुणवत्ता के साथ, उसकी वैल्यूज़ के साथ उसको भी कैसे हम बचा के रख सकते हैं, क्योंकि NCCI इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि हम यहाँ हर तरह से सोचते हैं और हर तरह का प्रयास करते हैं। हमारा थीमेटिक ग्रुप भी देखेंगे तो हम रिसर्च भी करते हैं, मतलब एक बहुत पूरे साइंटिस्ट जैसे आप जैसे विद्वान साथी हैं जो एक नई तरीके से सोचते हैं कि मतलब और क्या दुर्लभ नया विज्ञान आ सकता है। उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि प्राचीन जो विज्ञान है उसको भी हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी बोल रहे हैं कोदो में जो मार्केट दो तरह का आप खड़ा हो रहा है। एक बोल रहे हैं कि यदि जाता से अगर आप ला रहे हो तो आपको 250 रुपये किलो खरीद रहे हैं, ठीक है, कंकड़ हो कुछ भी हो चलेगा, क्योंकि हम पानी से कंकड़ निकाल लेंगे बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से मशीन से आ रहा है तो उसका थोड़ा रेट कम हो रहा है। तो हमें महिलाओं के भी श्रम बोझ को ऐसा नहीं है कि बढ़ाना है, वो भी एंगल लाना होगा। ऐसा नहीं है कि हम जाता से ही आप करते रहो, है ना। तो वो भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान में, मतलब चर्चा में हमेशा इस चीज़ को रखना है कि जब हम उस तरफ जाते हैं तो इस तरफ कहीं हमारा वो रिफ्लेक्शन जो है कैसे हम उसको बराबर रख सकते हैं या उसको कैसे कम और बढ़ा सकते हैं। बस मुझे वो थोड़ा चर्चा में लाना। थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक यू आप सब। हाँ सॉरी सर पॉइंट वेल नोटेड। दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। बराबर एक तो हम सबको कोदो देना है, उसके लिए तो प्रोडक्शन बढ़ना है, बराबर, और प्राचीन का जो भी सीड्स है उसका गुण भी मिलना चाहिए जो लोग चाहते हैं, जो पैटर्न्स है कई सालों से उनको भी मिलना चाहिए। बराबर। इसी बात पे हमारे बात हुई मेघालय गवर्नमेंट से। वो लोग सोच रहे हैं ब्रीडिंग के अलावा, हम ब्रीडिंग तो करते हैं और नए इसको रिलीज करते हैं, वो लोग वो अपना नहीं ले रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि हम उनके पास जो प्राचीन वेराइटीज है उसको प्यूरिफाई करके दें। अभी उनके पास प्राचीन वेराइटीज है लेकिन उसमें मिक्सेस है, अगर आप डालेंगे फील्ड में आपको पता नहीं चलेगा कौन सा ओरिजिनल है कौन सा मिक्स है, इतना दूर तक मिक्सेस है उसमें। लेकिन वो चाह रहे हैं साइंस के सपोर्ट के थ्रू उसको प्यूरिफाई करके संभाल कर। सही। दोनों चीज़ें, एक तो हम सारे लोगों को कोदो खिलाना चाहते हैं लेकिन उतना प्रोडक्शन है नहीं, उसके लिए तो हाईली वेराइटीज चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आप जैसे कहा प्राचीन वेराइटीज को भी संभाल कर रखें, क्योंकि पता नहीं फ्यूचर में कभी इसकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो गुण है वो लाना चाहेंगे तो तब मिलना चाहिए सीड से, इसलिए वो अप्रोच भी चाहिए। मतलब सीड बैंक की भी ज़रूरत है। और सबसे बड़ा अगर मेजर चैलेंज देखेंगे तो कोदो की तरफ नहीं जा रही है, पैडी की तरफ जा रही है। ये एक बहुत मेजर चैलेंज है। हम बात कर रहे हैं कि कंजर्व करेंगे, लेकिन एक तो फर्स्ट चैलेंज यही है कि उनका इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें। दूसरा चैलेंज है कि एरिया, आपका कोदो का एरिया कम होते जा रहा है। आप देखें, हाँ मेड़बंधान आप कर रहे हैं, मेड़बंधान करने के बाद एक साल बाद वो जो उनका पड़ा ज़मीन पड़ा था जिसपे हम बोलते बर्रा का एरिया कम होते जा रहा है हर किसान के पास, उसको फार्म लैंड में कन्वर्ट होते जा रहा है। सेकंड फेस ये हो रहा है। तो जो हम ये सारे चैलेंज इशूज आ रहे हैं, मतलब चैलेंजेस है। ये मैं चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ, ये हमारा चैलेंजेस तो नीचे लेवल पे है। सेकंड चैलेंजेस है मार्केट का। मार्केट की बात करें तो किसान को डायरेक्ट सेलिंग, जैसे एफपीओ पे भी मैं बहुत सारा काम किया, लेकिन एफपीओ पे क्या हो रहा है कि एफपीओ बनते हैं, कुछ एफपीओ अच्छा भी काम करते हैं, लेकिन लास्ट में जब प्रोडक्शन की बात आती है कुछ समय तक अच्छा चलता है, लेकिन फिर उनका फंड का जो प्रॉब्लम आता है। एक हर एफपीओ का एक कहानी है जिसमें मेजर चैलेंजेस होता है फंड कहाँ से लाए वो लोग। प्रोक्योरमेंट करेंगे, फंड नहीं है उनके पास, फिर उसको प्रोडक्शन करेंगे, उनके पास मशीनरीज नहीं है, मशीनरी है भी तो उनके पास स्किल्स वाला लेबर या फिर वो नहीं है। ये सारा जो कुछ चीज़ें बहुत सारा चैलेंजेस आता है, लेकिन बहुत सारे इस एरिया मंडला के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जैसे अभी कोको की बात हो रही थी, कोको का जो यूनिट है पहले संजीवनी करके वो थे उसने खड़ा किया, फिर वहाँ पर कुछ महिलाओं ने उसको अभी भी वो कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसने मार्केट उनने बहुत अच्छा बना दिया। आप मार्केट का देखेंगे तो वो आंगनवाड़ी से लेके जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो चला गवर्नमेंट का कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट, मंडला का प्रोडक्ट देखेंगे तो कोदो,
के नाम से हम बोल रहे हैं कोदो कुटकी 1 मिलेट 1 प्रोडक्ट, जो हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का है। तो ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने अभी 2-3 साल लागू किया, तो उनका बहुत अच्छा चल रहा है। अभी सारे मिड डे मील में उनका बिस्किट सप्लाई हो रहा है। तो मेजर चैलेंजेस जो आता है प्रोसेसिंग में वो है मार्केट, कि आप मार्केट कैसे अवेलेबल कराते हो। तो मेरे हिसाब से हम जैसे डायबिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट आया मिलेट मिशन का, कि इंडिया में डायबिटीज़ केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा मिलेट का उपयोग होता है, कि हम मिलेट का उपयोग करें तो डायबिटीज़ कंट्रोल होगा। तो इस पर गवर्नमेंट ने बहुत सारा रिसर्च किया, फिर मोदी जी ने लॉन्च भी किया मिलेट मिशन। तो ये योजना है तो जब से चल रहा है, मेरा मतलब बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं जाना, मेरा वही है कि हमें चैलेंजेस पे भी बात करना होगा, कि जो ग्राउंड से और मार्केट तक बहुत चैलेंजेस आता है। एफपीओ में मैं ग्राउंड लेवल पे भी काम किया। मैंने दाल मिल यूनिट भी शुरुआत किए थे कुछ जगह पे, लेकिन उस जगह पे कुछ इशू आई, मतलब प्रोडक्शन का इशू था, इनपुट सप्लाई का इशू था, इस कारण से वो बंद हो जाता है, क्योंकि या तो उनको इनपुट नहीं मिलेगा या फिर उसका मार्केट नहीं होगा। 2 ही इशू होते हैं, कि आपका मार्केट नहीं हो रहा है तो उसको सिस्टम को कैसे चलाएंगे, क्योंकि उसके लिए फंड चाहिए, और कई एफपीओ तो इसी कारण से बंद है। तो मैं आपको जो हमने पहली कुछ राउंड टेबल्स करे ना, उसमें हमने ये चैलेंजेस ही आइडेंटिफाई किए। मैंने रिपोर्ट में भी आप जैसे देखेंगे 5। तो अब क्या है कि क्योंकि हम एक छोटा ग्रुप है, हम लोग इसलिए धीरे धीरे करके ना एक टॉपिक को लेकर कोशिश कर रहे हैं, कि जैसे किसी एक कॉन्वर्सेशन में हमने एफपीओ मार्केटिंग की बात करी, किसी में हमने टेक्नोलॉजी की बात करी, किसी में हमने फूड सेफ्टी। तो यही एग्जैक्टली हमारा यही पॉइंट है कि हम राउंड टेबल टू राउंड टेबल हर काम को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पर यस एब्सोल्युटली पॉइंट वेल नोटेड। मैं एक बार ये कॉन्वर्सेशन वापस पैनल को क्लोज कर देते हैं, फिर हमारे पास पूरा दिन है। सॉरी, मैं आपके पैनल को इंटरप्ट किया। नहीं, पैनल का ही सवाल है, बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपने किया। नहीं, वो जैसा हम लोग कर रहे हैं ना, जैसे उसमें अब जैसे कवर्धा का उदाहरण जैसे मैं दूंगा, तो कोदो करेंगे, कोदो के बाद नरेगा में मेड़बंदी करेंगे, धान करेंगे, धान के बाद जो है मैदानी क्षेत्र का अनुभव करेंगे, उसके बाद तत्काल गन्ना में जाएंगे। ठीक है, तो ये स्थायी नहीं है धान जो है। जैसे मान लो जो लोग धान तक नहीं पहुँचे हैं ना, जैसे कोदो जो कर रहे हैं, वो उसको लगता है कि मैं धान में आ जाऊँगा तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन धान ही नहीं है, धान के बाद गन्ना तत्काल जा रहा है वो। ठीक है, और गन्ना भी नहीं है, गन्ना के बाद भी तत्काल बदल जा रहा है। जैसे हमारे समर्थक के जो साथी आए हैं, उन लोगों का बहुत गहराई से काम है उस पर, तो वो लोग और इस पर जब अलग से जब चर्चा बढ़ेगी तो करेंगे। तो वो भागे जा रहे हैं। अभी गन्ना किसानों के साथ हमारी एक मीटिंग हुई, तो उन लोग बोल रहे हैं कि अरे हम जो है ना ये बाजरा लगाएंगे, बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, मतलब मैं पटवा दूंगा सब गन्ना खेत को, कोई मतलब नहीं है। गन्ना का हाइट जो है इतना छोटा छोटा आ रहा है, इतना लाख खर्चा मेरा हो रहा है। ठीक है, सुसाइड करने की नौबत आ जाएगा। इससे अच्छा भैया साहब मेरे को बाजरा का सीड देना तो मैं बाजरा लगाऊंगा, बोलते हैं। तो इसलिए क्या है कि पैटर्न जो है ना, जो आप कह रहे हैं, वो चुनौती तो बहुत तेज़ी से है। हाँ, तो काफ़ी सारी बातें चुनौतियों पर भी हो गई, तकनीकी पर भी बातें हो गई। थोड़ा सा संस्कृति की तरफ अगर बढ़ें तो एक सवाल, कॉमन सवाल है कि वहाँ पे जैसे कि दीदी ने बोला कि दीदी कॉफ़ी भी लेकर के आए हैं, मैंने तो देखा भी है अपनी आंखों से कि वो कॉफ़ी के पौधे भी अब लगने लगे हैं। तो वहाँ की जो संस्कृति हमने देखी, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि जिसको याद करते हुए आप वापस नीलगिरी या वापस तमिलनाडु जाना चाहेंगे? तो मेरा ये सभी से एक सवाल है, जो भी इसका आंसर देना चाहता है। नहीं, थोड़ा थोड़ा सब लोग देंगे। दीदी बोलेगी। वहाँ का तो सबसे पहले वातावरण बहुत अच्छा है। वहाँ का इलाका जो कहना चाहिए वो बहुत अच्छा है, जो कि कटीले कटीले पर्वतों के ऊपर जो चाय की खेती हुई है ना, बहुत अच्छा मतलब मेरे को लगा वहाँ का नज़ारा देख के। नज़ारा सच में वो जी पूरा ड्राइव करो तो जी बहुत सुंदर लगता है। हाँ। फिर जो दीदी आपका? वहाँ का नज़ारा एक मेरे को ऐसा लगा कि हम लोग जो पूर्वजों की स्थिति में थे, जो क्या है वो पत्तल की भोजन, हाँ, बनाना, हाँ, केले के पत्तल में भोजन, उसमें क्या है कि जो पूर्वजों के स्तर से उन्हें भोजन हमको खिलाए, बहुत स्वादिष्ट लगे। क्या है कि हम लोग अभी खाते हैं,
सार्वजनिक के स्तर पे वैसे भोजन हमको नहीं मिली थी। वहाँ खाने में इतनी खुशी रही कि सब लोग खुश ही थे। क्या है कि वो एक साथ जैसे कटहल की सब्जी यहाँ बनाते हैं मगर उस टाइप से नहीं बनाए, अपने गांव स्तर के भोजन खिलाए थे। हमको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। सच्चा दीदी। उसको हमने ना मांग मांग के खाए। बिल्कुल कि हमारे ग्रुप को थैंक यू, क्योंकि ना मतलब होता है कि हम लोग दूसरे तरह से लोग हैं तो हम दूसरा खाना मांगते हैं ना, लेकिन हमारे ग्रुप ने ना जो वहाँ मिला उसको इतने मजे से खाया ना कि रसम दाल तो था नहीं, तो दाल कहाँ मिले भैया, रसम लाओ। तो वो इतना मतलब था। और युवाओं का जो था, मतलब मुझे तो सेकंड विजय वहाँ दिखा सेवा के रूप में कि वो उनका जो सेंटर था, एक धार्मिक सेंटर को उन्होंने कैसे युवाओं ने उसको बनाया, और उसके बाद फिर उनका मानदार, फिर हमने बांसुरी भी बजाया। तो मेरे दिमाग में तो शरीर यहाँ है लेकिन पूरा दिल और दिमाग तो मेरा सेंटर में चला गया है। तो मैं ज़रूर एक बार फिर से वो सेंटर तो किसी न किसी बहाने ज़रूर जाना चाहूँगा। तो वो सच में, और यूथ लोगों का मतलब जो, और वहाँ ना उन लोगों ने सबके उनकी जो मान्यताएं हैं, मतलब उनकी जो जनजाति की, हाँ उसको इतना सम्मान मतलब मानना पड़ेगा, संभाल के रखा हाँ संभाल के रखा है। उनका जो ऐसे बजाने का था ना, लकड़ी का ऐसे वाद्य, उस सब को मतलब वो सब कैसे उन लोगों ने अपने कार्यक्रम से उनको जोड़ के उनको रखा है। उनका जो धार्मिक स्थान केंद्र को और उनके संस्कृति को, सब पे उनका मतलब बहुत सुंदर सा। एक तो वहाँ हम देखा, फिर ये नीलगिरी में फिर कोली हिल का भी हम जो मंदिर जहाँ पे गए, जो भभूति हम लोग खाए, तो सफ़ेद का भभूति दिए तो वो सफ़ेद था, तो प्रसाद तो हम खा गए। तो फिर दूसरे कलर का मिला, तो दूसरे कलर का तो खा नहीं सकते सफ़ेद, तो पता चला कि इसको तो लगाना है, तो दोबारा है ना। तो हाँ, तो वो एक बढ़िया था। फिर वो ऐसे लगाते हैं, सब लोग वहाँ लगाते हैं चंदन उसको तो लेके हमारे इसमें नहीं था, तो हम अलग से प्राणी जैसे लग रहे थे। तो हमने बोला नहीं, हम भी यहीं के प्राणी हैं। तो फिर हमने, तो वो साथी ने, फिर रंजनी वगैरह ने लेके हम दिया, तो आप सबको फिर हम लेके, फिर हमने अगले दिन, फिर वो आपने वीडियो में देखा होगा विजय जी का मेरा इसमें लगा। मतलब हम लोग ना पूरे रंग बोलते हैं ना, पूरे रंग जाइए करके, तो सच में हम रंग गए थे और रंगे रहना चाहते हैं वहाँ की संस्कृति से और उनके सीख से। तो सच में थैंक यू। मैं एक बार फिर से जाना चाहती हूँ, कारण कि मेरे को एक बार फिर से फ्लाइट में बैठने का तो आप हमारी रिपोर्ट में देखेंगे कि आखिरी में हमने, जब हम लोग वापस रायपुर आए और हमने वहाँ नमक्कल में भी होटल में बैठ के जब सब कुछ हो गया, सब कुछ वहाँ सीख लिया, तो हमने फाइनली डिसीजन ये लिया कि सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में हमें अपना एक लैंडस्केप लेबल बनाना चाहिए। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ब्रांड और लेबल में। होती है एक पहचान, एक तरीके का एक ठप्पा, जैसे कि अगर हम कभी किसी उस पर पढ़ें कि लिखा है मेड इन इंडिया, तो आपको एक सेकंड में पता लग जाता है कि कोई क्या कहना चाह रहा है, कि ये इंडिया में बना, ये हमारी चीज़ है। वैसे टाइप का एक लेबल बनाने का हमने जो है डिसीजन लिया, और ये सबने मिल के। तो आज वो डिसीजन हम लेकर यहाँ आए हैं, लेकिन उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, अब हमने सोच तो लिया है इसको, लेकिन इसको सच में करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ही ये लैंडस्केप लेवल जो है वो लॉन्च हो पाएगा, चाहे इस साल के एंड तक या अगले साल के एंड तक हम तभी उसको लॉन्च कर पाएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, और आप लोग भी अपना सजेशंस दे सकते हैं इसमें, कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। लेवल पे ही मैं थोड़ा सा कर देता हूँ कि जब हम लोग लौटे तो ये बहुत गहरी चिंतन हुई कि ब्रांड और लेवल पे, तो वो बात मैं ज़रूर रखना चाहूँगा। मानसी जी ने तो रखा है, मैं भी अपनी दिल की बात जो है उसको रखना चाहूँगा, क्योंकि ये था कि ये केवल कोई टैगलाइन देने का नहीं था, ये था कि हमारे ये इस लैंडस्केप की प्रतिष्ठा, प्राइड को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे बरकरार रखा जाए, इसकी जो रिकॉग्नाइजेशन है, इसकी जो अहमियत है, उसको हम कैसे बाहर लाएं। क्योंकि ये सब जानते हैं कि इस लैंडस्केप का जो मिलेट है
वो नायाब है, अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है, कीमती है। उनके जो कम्युनिटी के जो परिश्रम हैं, सब जानते हैं कि मिलेट उगाने से में लेकर के पूरी प्रक्रिया करने में कितना उसमें समर्पण, धैर्य, परिश्रम और उसका प्रेम होता है। तो उसको हम कैसे दुनिया के सामने लाएं। तो वो ब्रांड से ना उतना नहीं उभर पा रहा था। मतलब ब्रांड में 2-3 चिंतन था कि भाई बहुत सारे ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन सब ब्रांडों को हम कैसे उतनी प्रतिष्ठा में लाएं कि ये हमारा लैंडस्केप का है। अपनापन, जैसे NCCI में जो आज अपनापन आया है, वैसे ही हमारे उस उत्पाद पे ऐसे जो भी यहाँ से बने इस मिट्टी से, उसकी खुशबू उस शुद्धता और उस विश्वास के साथ आए। तो वो समझ में आए कि वो लेबल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे चाहे वो कबीरधाम में तैयार हो, चाहे वो मंडला में तैयार हो, मोहगांव में तैयार हो, कोको रैयत में तैयार हो, लेकिन जब यहाँ से वो जाए तो यहाँ की खुशबू, यहाँ की प्रसिद्धि, यहाँ की गरिमा, यहाँ का स्वाभिमान को लेके जाएगा और उसी विश्वास से लोग वहाँ पसंद करेंगे। तो हमने वो कोली हिल में भी देखा, तो वो सीखने का, आदि मलाई में देखा, जैसे वो उसको पढ़ते हैं लोग जैसे आदि मलाई बोले सीधा आदि मलाई में पहुँच जाते हैं। वहाँ उनके भी कोली हिल बोलते हैं, सीधा लोगों के चेहरे पे कोली हिल का वो मतलब खूबसूरती और वहाँ का जो शुद्धता है वो विश्वास में आ जाता है। तो इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अगले सत्र में जब हम जाएंगे तो आप सबसे मतलब एज अ टीम हम प्रार्थना करते हैं कि उसी विचारों को लेकर के अगर हम आएंगे तो शायद हम उसको बहुत अच्छे से लेवल को ला सकते हैं। तो बस वही था। तो जुड़ेंगे समर्पण से, दिल से, तो बातें निश्चित रूप से आएंगी। और जिनके लिए हम करने जा रहे हैं इस लैंडस्केप के लिए, तो जो लोग यहाँ पर हैं, खासकर वो दीदी जो इस पे पूरा लगे रहते हैं, उस दीदी की कैसे हम भागीदारी को देखेंगे, और जो परिश्रमी हमारे जो किसान हैं जो उगाते हैं उसको हम कैसे ओनरशिप लाएंगे, उनकी भागीदारी को कैसे बढ़ाएंगे, उनका निर्णय में भागीदारी हो, उनका नियोजन में भागीदारी हो, है ना, उनका जो हिस्सेदारी, जब उनका मुनाफा भी हो तो उसकी हिस्सेदारी की कैसे हो। जैसे हम जुगलबंदी जो हम कहते हैं अपना कि सबका कैसे हो, तो वो ज़रूर हम ध्यान में लाएं। जब भी हम कलम चलाएं तो वो सोच के साथ चलाएं। तो बस मुझे इतना ही जोड़ना। थैंक यू। तो मतलब इसके पीछे के नियम कायदे क्या होंगे, गवर्निंग बॉडी क्या होगी, एक तरीके से इसकी ओनरशिप किसके पास रहेगी, कौन हमारे साथ शामिल हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका डिसीजंस कौन लेगा। तो वो एक आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नेक्स्ट स्टेप है। और कुछ दीदी, और कुछ सिद्धांत और मेरा मानना ये है कि सभी के विचार से, जैसे कोको रैयत हुई, भैया के क्षेत्र हुआ, सभी एक विचार बना के उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना एक पहचान होना चाहिए। हाँ, नाम, और उसके साथ साथ जैसे वहाँ हमने देखे चाय में क्या है, वो दीदी का पहचान, दीदी बाकायदा चाय तोड़ रही है। हाँ, फोटो में है, चाय तोड़ रही है दीदी, तो उसका पूरा पहचान है, उस एरिया का पहचान है। पहचान के माध्यम से फट से उठाते हैं कि ये हमारे क्षेत्र का है। तो हमारी भी एक इच्छा है कि वास्तविकता में हमारा पहचान रहना चाहिए कि ये कहाँ की, मंडला की है या मध्य प्रदेश की है। एक नाम से अनपढ़ दीदी है तो उसको पहचान लेते। हम उस दिन भैया के साथ उसको देख रहे थे, वो दीदी वही भीड़ में थी, उसने उसको नहीं उठाया, क्या है कि हमारे हाथ में थी। तो इसके बाद भैया और हमने उसको रख दी, दीदी फट से उसको उठा ली और अपने टोकरी में रख के बाहर निकल गए। भैया से बोले, मैंने कहा देखो भैया, ये दीदी उसकी पहचान है, तो हम भी इसी चीज़ को अपने क्षेत्र में पहचान बनाएंगे ताकि वो हर स्तर के लोग, जो कहाँ से, मंडला जिला की है, वाकई में मंडला जिला आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, उसी के माध्यम से उस प्रोडक्ट को उठा के वो बाहर जब लेके जाएंगे, और जब उनको इसका फ़ायदा मिलेगा तब अगले आदमी बोलेगा कि वाकई में मेरा एक। धन्यवाद। तो एक हो गया कि हमारे को अपनी नाम और पहचान जो है उसके बारे में हम लंच के बाद जो बैठक करेंगे। तो एक हो गया हमारा गवर्निंग बॉडी, एक हो गया नाम और पहचान। क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। हाँ, इन्होंने बोला क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स क्या हैं जो किसी को मीट करने होंगे टू बी अ पार्ट ऑफ द लेबल। और अगर कोई कहता है कि अच्छा हमें लेबल का पार्ट बनना है, तो उसका एक्चुअल रास्ता क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, वो सच में रियलिटी में दिखेगा क्यों, और ये करना क्यों ज़रूरी है। आज मैं बताऊँ, हम लोग
जब हम नीलगिरी गए तो आज हम उनको देख रहे हैं 2025-2026 में। शुरुआत उन्होंने की 1996 में, मतलब उन्होंने 30 साल पहले जो डिसीजंस लिए, जो उन्होंने सही तरीके से सोचा, उस सोच की वजह से वो 30 साल चल सके। तो आज जो हम 2026 में डिसीजन लेंगे, जिस तरीके से हम आज इस बैठक में बात करेंगे, वो हमारे अगले 30 साल डिफ़ाइन करेगा। तो इसलिए ये जो है हम स्टैंडर्ड्स जो बनाएंगे, जो हम डिसीजंस लेंगे, वो बहुत ही ज़रूरी होंगे। और कुछ और हमने सोचा था, कुछ दीदी आपका है? हाँ, एक हमने और सोचा था कि कोई भी सिद्धांत, कोई भी मूल्य, हमारी क्या वैल्यू, जैसे कि हमने राउंड टेबल की भी है ना, कि हम हर कुछ टाइम में मिलते हैं, हम हिंदी में बात करते हैं, हम दोस्ती बनाते हैं, ये हमारे प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ हैं। उसमें हमारा वैल्यूज़ क्या होंगे कि कम्युनिटी वेलबींग कोर पे होगा हमारा। ऐसे और बहुत सारे वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को हम आज डिफ़ाइन करते हैं।